नमस्कार किसान साथियों, आज जो एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं जिस मुद्दे के ऊपर हर किसी को चर्चा करने की बहुत ही ज़रूरत है। और आजकल अपन देख रहे हैं कि सरकार की इतनी भर भर के नीतियां आ रही है, फिर भी किसान वो ऊंचा उभर नहीं रहे और कोई भी नीतियां वो ज़मीनी स्तर पर काम नहीं कर पा रही है। और इसी विषय के ऊपर आज हम हुकमचंद जी, जिनको पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है, और एक ऐसी हस्ती से जो हम मिलवाएंगे और इस पूरे मुद्दे के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सर, आपको क्या लगता है कि जो भी भारत सरकार की और राजस्थान की सरकार की जो भी नीतियाँ आ रही है, वो ज़मीनी स्तर पर इतना सफल क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि अपन देखते हैं कि आए दिन कोई न कोई नई नीति तो बनकर आ रही है, चाहे कोई योजना हो गई, पर वो एकदम धरातल पर आती-आती कहीं न कहीं वो अलग हो जाती है, वो विफल हो जाती है। तो इसका क्या कारण है सबसे बड़ा रहा है? एक कृषि से संबंधित जो भी पॉलिसी आ रही है, हुँ, भारत सरकार समझे या हमारे जनप्रतिनिधि समझे, इन सबको कृषि के उत्थान के बारे में, जब से देश आज़ाद हुआ है वहाँ से अब तक कृषि और किसान, इनके उत्थान के बारे में आज तक इसके ऊपर कोई व्यापक पॉलिसी बनी ही नहीं। अच्छा। इस समय दुनिया में वाणिज्य नीति है, हुँ, शिक्षा नीति है और व्यापार, अनेक ऐसी नीतियां जो प्रचलित है उसके अंतर्गत है ना, जो हमारा देश इस पे योजनाएं बनती है। अच्छा। पर इस समय देश में कोई कृषि नीति नहीं है। कृषि नीति एक ऐसी, हर वर्ष इसके नियम बदलते रहते हैं। और ये क्यों नहीं है, इसके पीछे सीधा सीधा अर्थ है कि कोई भी जनपद प्रतिनिधि ये नहीं चाहता है कि मैं किसान का ये इतना बड़ा वर्ग, इसका आर्थिक उत्थान हो और ये कहीं ना कहीं हमारे साथ राजनीति में हस्तक्षेप करे। किसान को ऐसा बनाए रखना चाहते हैं कि वो अपने खेत खलिहान, कर्ज चुकाने में, अपने बच्चे बच्चियों को पढ़ाने में उलझा रहे। और इसी की वजह से इतने देश आज़ाद होने के बाद और इतना महत्वपूर्ण वर्ग जो देश का पालन पोषण और पेट मतलब आहार श्रृंखला को जो पूरी करता है, वह समाज इतना वंचित है। ये एक बड़ा गंभीर विषय है। बिल्कुल। अब कुछ संगठन देश में इस क्षेत्र पे काम कर रहे हैं, तो कोशिश की जा रही है कि व्यापक नीति के लिए देश में आवाज़ उठने लगी है। अच्छा। और अ, बहुत जल्द कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है कि हमारा देश एक व्यापक, एक अच्छी सुदृढ़ आर्थिक अर्थनीति भी और किसान नीति भी, इसका इसमें समावेश हो, तो ऐसा मेरा मानना है। तो सर, कहीं न कहीं किसान की अगर बात हो, टूटी-फूटी झोंपड़ी, फटे कपड़े और कुछ ऐसी इमेज है वो किसान की बनकर रह गई है। तो इसको है वो अपन कैसे चेंज कर सकते हैं? और अपन देखे कि हरित हरित क्रांति जब आई, तब उस टाइम तो वास्तव में ज़रूरत थी। पर आज है जो किसान कहाँ पहुँच चुका है और आगे आने वाले 10 साल के अंदर कहाँ पहुँचेगा, इसके बारे में गौर करने वाली बात है। और किसान तो किसान ही रह गया है। इतना कुछ अपन उत्पादन लेकर भी वो आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? क्योंकि अगर कोई सरकारी संस्था वाला अगर कोई अगर 8 रुपए का पेन भी अगर वो डालकर अगर बैठता है, तो वो भी कहीं न कहीं ग्रोथ की ओर बढ़ रहा है। तो किसान है वो ग्रोथ क्यों नहीं कर रहा है? इसके आपको क्या कुछ कारण है वो नज़र आ रहे हैं? किसान के ग्रोथ का कारण है, नहीं होने का कारण है, हरित क्रांति के बाद किसान के मन में ठूस ठूस के ये भर दिया गया है कि हमें अपना उत्थान करने के लिए अधिक उत्पादन करना होगा। अच्छा। और हमारी जो एक आत्मनिर्भर कृषि हमारे देश के अंदर थी, हाँ। वो उसमें गांव में रहना, एक दूसरे के सहयोग से कृषि करना और बाजार मुक्त कृषि, हुँ। जिसमें बाजार से कोई आदान खरीद के हमें नहीं लाना पड़ता था, इसलिए उसमें लागत मूल्य कम आता था। अच्छा। और हमारी जो उत्पादन था गुणवत्ता में इतना सर्वश्रेष्ठ था कि यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय देशों को बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट होता था। अच्छा। इसके कारण ही हमारा देश यानी गौवंश हमारे पास था। हुँ। और
कृषि हम करते थे, गुणवत्तापूर्ण श्रेष्ठ उत्पादन हमारा दुनिया के दूसरे देशों में एक्सपोर्ट होता था। हाँ। इसकी वजह से उसके बदले में हमें वहाँ से स्वर्ण मुद्राएं मिलती थी, यानी कि एक काली मिर्च। हाँ। एक ऐसा युग था उस समय जब भारत से एक्सपोर्ट होने वाली काली मिर्च एक पलड़े में सोने की सर्पियां होती थी और एक पलड़े में हमारी हमारी काली मिर्च होती थी। बिल्कुल। और ये जब सोना हमारे देश में किसानों के पास आता था तो वो मालामाल था। अच्छा। मगर धीरे धीरे कुछ षड्यंत्रकारी हमारी वेस्टर्न सोच ने हमें एक पराधीन कर दिया। अच्छा। इन लोगों ने सोचा कि अगर भारत इसी तरह से उत्थान करता रहा और ये अर्थ में अगर ऐसे सोने की चिड़िया बनना और इसकी कृषि का कभी समाप्त नहीं होने वाली जो कृषि की जो व्यवस्था थी उसको पराधीन करने के लिए इसको औद्योगिक पॉलिसी में फंसा दिया गया। बाजार से हमारा भला ये किसानों के दिमाग में हमारे भारत सरकार के जो भी कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी थे, कृषि विज्ञान केंद्रों ने, कृषि विभाग के अधिकारियों ने घर जा जाके किसानों को ऐसा बताया कि हमें इस तरह से बाजार से ये खरीदना है, ये खरीदना है, ये खेतों में डालना है, इससे हमारी पैदा अधिक होगी। तो एक पराधीन कृषि का एक मॉडल किसानों के सामने रख दिया। अच्छा। और उसके नाम से मल्टीनेशनल कंपनियों ने बड़ी मात्रा में किसानों का शोषण शुरू कर दिया और इसके लिए आज वो कर्ज के जंजाल में डूबा हुआ है। बाजार पैसा नहीं तो उसकी खेती नहीं होती। आज डीएपी का कट्टा नहीं मिलता है तो वो सरसों बोना नहीं चाहता है। बिल्कुल। खेत में पानी देना आ रहा है, यूरिया का कट्टा नहीं मिला तो वो पानी नहीं देगा। बिल्कुल। खाद तो मेरे पास है ही नहीं। इस परिस्थिति को उबारने के लिए किसान को स्वयं को बदलना होगा और हमारी उसी विधा के ऊपर जाना होगा कि हमसे चूक कहाँ हुई है। कृषि का उत्थान, हमारा आंतरिक उत्थान और हमारे राष्ट्र का उत्थान, देश को एक विकसित राष्ट्र में अगर बदलना होगा तो हमारी कृषि और किसान को गो कृषि वाणिज्यम की धुरी पे लाना होगा। अच्छा। किसान खुद व्यापारी बने, अपना बीज, अपना फर्टिलाइजर, अपनी धरती, अपना श्रम, अपना पानी और इन सब को साथ लेके और अगर उन्होंने इस कृषि के मॉडल को किया तो बीज से बाजार तक किसान के अपने अधिकार सुरक्षित होंगे तो देश में बिचौलियों की जो भरमार भरी हुई है ये कम होगी और जो पैसा होगा वो किसान के पास आएगा। तो सर एक दाने से 100 दाना बनाने वाला किसान है, वो अपन देख रहे हैं उसकी हालत बहुत खराब है, बहुत खराब है। ऐसी क्या नीतियां बननी चाहिए ताकि इस जो एकदम जमीन जो लेवल के ऊपर काम हो सके। और भारत सरकार अपन देखते हैं कि करोड़ों रुपये वो बहा रही है पर वो किसान के पास पहुंच क्यों नहीं रहे। ऐसे क्या करे कि वो 1 रुपया ना लगा के 25 पैसे ही लगाए पर वो वास्तव में किसान के हित में जाए। तो इसके लिए कि सरकार को क्या कुछ प्रयास है वो करनी चाहिए। लंबे देश में लंबे रासायनिक प्रयोग से किसान की धरती एक बंजर होने के कगार पे आ चुकी है और इसको आज का कृषि विज्ञान भी स्वीकार करने लगा है। बिल्कुल। तो सबसे पहले भारत सरकार की पॉलिसी में किसान को अनुदान की दया के ऊपर जिंदा नहीं रख के और उसका जो ये आंकलन होना अति आवश्यक है कि किसान कृषि के ऊपर खर्च कहाँ कर रहा है, वो जो कष्ट किसान का खर्च कितना हो रहा है, इसको बाजार से मिल कितना रहा है। इस बिचौलियों के माध्यम से जो ये ठगी किसानों के साथ हो रही है इसको रोकना अति अनिवार्य है। सरकारी नीतियों में ये परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले जो जिन कारणों से हमने गौवंश को सड़कों पे छोड़ दिया, गौवंश का उत्थान इस धरती को सुरक्षित रखने के लिए चाहिए। हमारी धरती का जैविक कार्बन बड़ी तेजी से घटा है। बिल्कुल। वो न्यूनतम स्तर से 18 गुना तक कम हो चुका है।
जैविक कार्बन बढ़ाने के लिए प्राकृतिक उपायों के बारे में हमारी नीतियों में समावेश होना चाहिए। तो स्वस्थ धरती में अगर स्वस्थ बीज अगर हम डालेंगे तो कृषि की उपज गुणवत्ता से परिपूर्ण होगी, बाजार में अच्छा पैसा मिलेगा। जैसे हमने एक हमारे अपने दम पर जो कुछ प्रयास किए, हाँ उन प्रयासों की सफलता का एक मॉडल भी हमारे पास है। अच्छा क्योंकि हमने खुद ने अपने दम पर बगैर सरकारी सहायता के लंबे समय तक है ना यूरोपीय देशों को यहाँ से मसाले एक्सपोर्ट किए हैं। अच्छा तो ऐसा अगर एफपीओ है, फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप्स है, इनके माध्यम से या सामूहिक रूप से अगर ईमानदारी से कार्य किया जाए तो धरती की गुणवत्ता सुधारे, अच्छा बीज में सुधार करे। मल्टीनेशनल कंपनियों के द्वारा जो हाइब्रिड बीज हमारे देश में प्रवेश कर रहा है, ये बहुत ठंडे क्लाइमेट से आता है, भारत के लिए उपयोगी नहीं है। हमारा अपना बीज तैयार हो और हमारे अपना गोवंश हो और एक स्वाभिमानपूर्ण एक आत्मनिर्भर कृषि का मॉडल कैसे तैयार हो, इसके ऊपर सरकार को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। अच्छा और सारे ध्यान, मेरा तो यहाँ तक की मानना है कि इस समय अगर पूरा ध्यान कृषि और किसान को बचाने में और इस धरती को बचाने में नहीं दिया गया तो कुछ ही वर्षों में किसान का बेटा अपनी धरती को छोड़ छोड़ के पलायन कर जाएगा। ये तो अपन देख बहुत रहे हैं बड़ा कि संकट पैदा हो ये जाएगा। तो अपन देख रहे हैं धीरे धीरे वो कृषि से लोग पलायन कर रहे हैं। हाँ, पहले हाँ, जितनी कृषि होती थी आजकल उतनी % लोग हैं वो खेती नहीं कर रहे। और जहाँ पर भी अपन देखें कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, उसके अंदर चाहे कोई भी व्यवसाय हो वो कहीं ना कहीं कृषि पर ही टिका हुआ, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। वो पूरा भारत की जो एक रीढ़ की हड्डी मान लो कृषि है, तो वो ग्रोथ नहीं कर रही है। और आजकल अपन देख रहे हैं कि सरकार की एक ढिंडोरा पीठ योजना एफपीओ भी बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो रही है, पर वो किसानों या तो किसान नहीं समझ पा रहे उसको, या फिर सरकार की उसके अंदर नीतियाँ ही कुछ गलत है, या फिर सरकार किसानों को सही तरीके से समझा नहीं पा रही है। वो एफपीओ इतने ज़्यादा ज़मीनी स्तर पर सफल क्यों नहीं हो पा रहे? एफपीओ एक वैचारिक धारणा जो एफपीओ का जो निर्माण हुए हैं, हाँ इनमें जो इनका बोर्ड बनता है, हाँ अधिकतम ऐसा देखने में आता है कि उस बोर्ड को संचालन करने वाले लोग, एफपीओ को संचालन करने वाले धीरे 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 उसके ऊपर कब्जा जमा लेते हैं। अच्छा और जिससे जुड़े हैं 500 किसान, 1000 किसान, वो एक बार सदस्य बन गए और उसके ऊपर कोई ध्यान ठीक से दिया नहीं जाता है। अच्छा इसके कारण ये एक किसानों के हित की योजना नहीं, एक तरह का कुछ मुट्ठी भर लोगों का एक व्यापार जैसा बनता जा रहा है। और जो सरकार की एफपीओ की रचना थी कि कैसे किसान बिचौलियों से मुक्त होकर स्वयं सामूहिक रूप से प्रयास करके और अच्छी खेती और करे और बाजार की व्यवस्था को खुद किसान देखे, ये अभी तक तो कुछ ऐसा सामने आ नहीं पा रहा है कि बिल्कुल। इससे किसान को कोई फायदा हो रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पर विफल होती योजना मुझे सामने आ रही है, क्योंकि मैं जब भी कहीं ग्राउंड लेवल पर जाता हूँ किसानों के पास फील्ड लेवल में, तो ये मुझे एफपीओ वाली योजना भी कहीं ना कहीं फेल होती नज़र आ रही है। और सर एक आजकल सरकार एक तरफ तो कहती है कि जैविक अपनाओ, और दूसरी तरफ जो रासायनिक का बढ़ावा है वो भी सरकार ने दिया, क्योंकि कोई भी किसान है वो उठकर सीधा शहर नहीं गया, उसको पास है जो सरकारी अधिकारी आए, उसको बताया कि आप वहाँ जाओ वो दवाई लेके आओ। पहले उन्होंने 2 किलो डाला, फिर 4 किलो डाला, फिर 10 किलो डाला, आज 1 कट्टा डाल रहा है। तो आने वाले 10 सालों के अंदर सोचो वो कितनी मात्रा बढ़ जाएगी। तो इसके ऊपर है जो सरकार कुछ ऐसी नीतियाँ बनाए कि मान लो कोई भी अगर किसान ऑर्गेनिक करे तो उसको कुछ न कुछ तो फ़ायदा हो, ऑर्गेनिक करने का कुछ अलग से लाभ उसको मिले, ताकि वो किसान है ऑर्गेनिक के अंदर आए। क्योंकि ऑर्गेनिक के अंदर रासायनिक से सीधा आएगा तो उसको सबसे पहले तो उसका फील्ड का एकदम जो उपज है वो डाउन हो जाएगी। तो उसके लिए क्या कुछ सरकार को नीति अपनानी चाहिए? सरकार के सामने जैसे अभी एकदम से रसायन को बंद करना, क्योंकि
देश की जो पॉपुलेशन है, हाँ। आबादी का घनत्व इतना बढ़ चुका है अच्छा। कि अगर एकदम सरकार अगर केमिकल रसायन को बंद करके और ऑर्गेनिक के ऊपर आती है हाँ। तो एक खाद्यान्न का एक बहुत बड़ा संकट देश के सामने गहरा सकता है। अच्छा। इसलिए अ, जो हमारे सामने चुनौती ये है कि धीरे धीरे अनेक योजनाएं हुई, पंडित दीनदयाल शोध संस्थान के नाम से चला और PMVY प्रधानमंत्री ऐसी भी कुछ योजनाएं चली जिसमें वो क्लस्टर के अंतर्गत किसानों को जोड़ा गया था। मगर इसमें जो घाटा किसान को 3 साल तक, जब तक जैविक कार्बन का रेशा 1% तक नहीं होता है, हाँ। जब तक किसान को खेती में घाटा लगता है और उस घाटे की आपूर्ति के लिए निश्चित है कि कम से कम प्रति वर्ष जो उसको फसल में उसकी उपज में कमी होती है उसका भुगतान 3 साल तक कंटिन्यू सरकार करे और फिर उसको पाबंद कर दिया जाए किसान को हाँ। कि अब तुम्हारी धरती पूर्णतया सुरक्षित है और अब इसके बाद इसमें केमिकल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो ऐसा भी चल रहा है। पर किसान भी अपनी धरती को एक माँ समझ के और जब तक स्वयं सुधारने का प्रयास नहीं करेगा तब तक सरकारी योजनाओं का सफल होना मेरे को नहीं लगता है कि इतना आसान है। क्योंकि सरकार चाहे कितनी बड़ी योजना लगा दो, फील्ड में उसको संचालित तो किसान के माध्यम से ही होगी। बिल्कुल। तो किसान की वह धारणा कि मैं ये अनुदान उठा लूँ, मेरे को क्या लेना देना है, कोई खाए कोई मरे कोई जिंदा रहे, मैं तो सरकारी अनुदान उठा लूँ और इसी के ऊपर आगे बढ़ूँ, ये धारणा अगर चलती रही तो किसान एक दिन अपनी धरती से हाथ धो बैठे। अच्छा सर, मैं कुछ देख पा रहा हूँ अपने हर क्षेत्र के अंदर कोई एक मुट्ठी भर एरिया नहीं है, हर क्षेत्र के अंदर है वो आजकल कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक किसान हो उभर कर आ रही है। तो चाहे वो कोई सी भी संस्था से ऑर्गेनिक सर्टिफाइड किसान हो, उसके लिए एक ऑर्गेनिक अलग से मंडी तो होनी चाहिए। क्योंकि अगर मान लो कोई किसान अगर ऑर्गेनिक करना चाहे तो वो बेचेगा कहाँ, मार्केट की तो उसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो देखने को मिल रही है। तो उसके लिए क्या कुछ सरकार को ऐसी योजना बनानी चाहिए, कुछ अलग मंडी है जो जैविक की बनानी चाहिए, या उसी मंडी के अंदर कोई यार्ड कोई लगाना चाहिए जो ऑर्गेनिक का अलग भाव है वो दिला सके? इस क्षेत्र में सरकार सोच रही है, पर सरकार के सामने बड़ी चुनौती ये भी है अच्छा। कि अगर इसको जैविक मंडी या जैविक मार्केट का नाम दिया जाता है या एक फाउंडेशन का नाम जैविक में दिया जाता है, हाँ। अगर बाद में अगर वह प्रोडक्ट जैविक इसके ऊपर खरा नहीं उतरा, अच्छा। लैब टेस्ट में वह फेल हो जाता है, हाँ। तो फिर एक बड़ी चुनौती सरकारों के सामने आ जाती है। और ऐसा अनेक बार हुआ है जो उपज कुछ बहुत बड़े NGO के माध्यम से, बहुत बड़ी कंपनियों के माध्यम से किसानों से खरीदे गए और वो विदेश जाकर वापस लौट के आ गए। हाँ। सन 2000 में नीदरलैंड और इसमें नीदरलैंड से हमारा अंगूर लौट के आ गया, अच्छा। कनाडा से हमारे कपड़े लौट के आ गए और महाराष्ट्र से महाराष्ट्र का ये आम जो यूरोपियन देशों से है, जो अल्फांसो आम और हमारा गुजरात का केसर आम ये लौट के आ गया। इसका मूल कारण है कि हमारा जो उत्पादन है, उत्पादन की गुणवत्ता भाई सर्वश्रेष्ठ प्रमाणित हो, तभी इस तरह की योजना सफल हो सके। तो किसान साथियों, अभी है जो सर ने बहुत ही अच्छी जानकारी बताई और ये जानकारी सिर्फ सरकार को ही नहीं अपने आप को भी अमल में लाना चाहिए। और जब तक किसान खुद अपने स्तर पर अमल में नहीं लाएगा इन योजनाओं को, इन जानकारियों को, तब तक है वो कृषि के अंदर सुधार नहीं हो सकता। और जो भी कोई सरकारी संस्था का ये व्यक्ति देख रहा है, उनको सर की बातों पर बहुत ही ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है, वरना परिणाम वो आने वाले 5 या 7 साल के अंदर आपको खुद ब खुद है वो देखने को मिल जाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसे ही जो प्रगतिशील किसान हैं उनसे मिलवाते रहेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर कर देवे ताकि सभी किसान भाइयों में एक जागृति हो फैल सके। धन्यवाद।
जी।